हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसेप्ट कैप्सूल। आई एम आफरीन बिलाल, सेकंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट, और आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी का पहला क्लास विच विल बी रिलेटेड टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स। और पार्ट वन है इस माइक्रोब, ये दूसरा चैप्टर है एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी का। पहले चैप्टर में आप हिस्ट्री और रिलेवेंसी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो बाई बुक। और ये वाला चैप्टर जो है ये हम कवर करेंगे इन पार्ट्स, देखते हैं कितने पार्ट्स में हो जाएगा। और ये वीडियो जो है वो अराउंड 20 to 25 मिनट्स की होगी। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत टाइप की है, बहुत ज़्यादा टाइप की है, जिसमें से हमने पढ़नी है बस हम तीन क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि तीन बहुत एनफ हो जाएगी हमारे लिए। सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो दी थी वो दी थी कार्ल वोस ने, ठीक है। कार्ल वोस ने क्लासिफिकेशन दी थी इन 1978, और ये हैंड रिटन नोट्स है। वैसे अगर मैं नोट्स बनाने बैठता तो सिलेबस पता नहीं कब कवर होता। सो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास वो है कार्ल वोस की। कार्ल वोस ने क्लासिफिकेशन दी इन 1987, ठीक है। इन 1987 कार्ल वोस ने अपनी क्लासिफिकेशन दी ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए सीक्वेंस, ठीक है। आरएनए सीक्वेंस क्या है उसके बेसिस पे कार्ल वोस ने अपनी क्लासिफिकेशन दी। इसने डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को इन 3 डोमेन्स, ठीक है, इन 3 डोमेन्स। फर्स्ट डोमेन वाज बैक्टीरिया, आर्की एंड यूकेरिया, ठीक है। बैक्टीरिया, आर्की एंड यूकेरिया। बैक्टीरिया में क्या था, यू बैक्टीरियाज थे बैक्टीरिया में। आर्की में आर्की बैक्टीरियाज थे, और जो यूकैरियोट था इसमें यूकैरियोट्स थे, जैसे कि प्रोटिस्टा। उस टाइम पे प्रोटोजोन्स, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये आपको सभी देखना पड़ेगा सब कुछ। अब यू बैक्टीरिया क्या होता है? यू बैक्टीरिया एक ट्रू बैक्टीरिया होता है, जो जिसको हम आज जानते हैं, आज भी ट्रू बैक्टीरिया ही बोलते हैं। एक ट्रू बैक्टीरिया इज यू बैक्टीरिया। और आर्ची बैक्टीरिया क्या है? ये एंशिएंट बैक्टीरिया है, और ये आज भी एग्जिस्ट करता है। एंड दीज बैक्टीरियाज हैव सर्वाइव्ड एंड दे सर्वाइव एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स, ठीक है। इसके खुद के टाइप्स वो हम आगे पढ़ेंगे, थर्मोफाइल्स, वर्मोफाइल्स इसी में आता है, ठीक है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस को सर्वाइव करते हैं। एंड इनके जो इनका सेल वॉल होता है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन्स नहीं होता है। पीजी इज फॉर पेप्टाइडोग्लाइकन्स। देर इज नो पेप्टाइडोग्लाइकन्स इन सेल वॉल ऑफ द आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है। यूकैरियोट्स में पता ही है, प्रोटिस्ट, प्रोटोजोन्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आप देख लेना खुद। देन वी हैव, और नोट्स, ये मैं नोट्स जो है ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको बोलते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन में, विच इज बेस्ड ऑन सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन या तो सेल प्रेजेंट होगी या तो सेल एब्सेंट होगी, इसी बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल है। सेकंड इज एसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल नहीं है। और जो सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कौन कौन सा आता है? बैक्टीरियाज आते हैं, फंजाई आता है, प्रोटोजोन आता है, हेलमिंथ्स आते हैं। और एसेल्युलर आपके पास, हमें पास एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, वायरसेस। अब वायरसेस के कुछ टाइप्स होते हैं उधर इधर, प्रियॉन्स वियॉन्स, ये वायरस के ही टाइप्स होते हैं। बट वी जनरली जो एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है वो कंसिडर वायरस एज एन एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। Acellular organisms lack of cellular structure in any form or without any type of cells, ये पता ही है। either unicellular और multicellular forms। जो ये cellular organism है ये तो या तो सिंगल सेल के बने होते हैं या मल्टी सेल का बने होते हैं, ठीक है। जो हम आज फॉलो करते हैं, आज की क्लासिफिकेशन, दैट इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन, दैट इज दिस ब्रॉड इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या आता है? इसमें जो डोमेन्स दिए थे कार्ल वोस ने, जो 3 डोमेन्स दिए थे उसी को थोड़ा अच्छे से यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। इसमें हमने बैक्टीरियाज को रखा था, वायरसेस को रखा था, फंजाइस को रखा था, प्रोटोजोन्स, एल्गी एंड आर्ची बैक्टीरिया। और जो ये चैप्टर है ना जनरल जो माइक्रोबायोलॉजी है ओवरऑल, उसमें जो हीरो है ना दैट इज बैक्टीरिया। मतलब हमें मैक्सिमम पोर्शन बैक्टीरिया के रिलेटेड ही पढ़ना है, ठीक है। तो हम मेन कंसंट्रेट करेंगे बैक्टीरिया पे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है। बैक्टीरिया इज द हीरो ऑफ दीज चैप्टर्स, और हमारी माइक्रोबायोलॉजी का भी हीरो बैक्टीरिया ही है। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, एल्गी, आर्ची बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया भी पढ़ते हैं इसमें, वायरसेस भी, फंजाई भी, फिर धीरे धीरे ये कम कम पढ़ते हैं, ठीक है। पहले 3 हम मेजरली फोकस करते हैं इन माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है।
क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे थी ये? बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन के रिलेटेड। ओके, नाउ वी हैव एक सिंपल सा टॉपिक है प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। ये सभी को पता ही होगा प्रोकैरियोट्स क्या है और यूकैरियोट्स क्या है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, पहले हम एग्जांपल नहीं देखेंगे, वी विल सी। यहाँ से मैंने प्रॉपर्टीज लिखी है, बीच में प्रोकैरियोट्स एंड फिर यूकैरियोट्स। साइज इज 1 to 10 माइक्रोमीटर्स एंड प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का 10 to 100 माइक्रोमीटर्स। न्यूक्लियर अरेंजमेंट इज, इसमें कोई बाउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। दिस इज द मेन फैक्टर दैट डिस्टिंग्विशेड द प्रोकैरियोट्स फ्रॉम यूकैरियोट्स। और जो यूकैरियोट्स होता है बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस होता है बाउंड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। डीएनए इज सर्कुलर, जो प्रोकैरियोट्स में इसमें सर्कुलर डीएनए होता है। एंड हिस्टोन नहीं होता है, मतलब पैक्ड नहीं होता है टाइटली। हिस्टोन इज फॉर पैकिंग ऑफ डीएनए, तो इसमें पैक्ड डीएनए नहीं होता है, इसमें सर्कुलर डीएनए, लूजली सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए इज लीनियर विद हिस्टोन, ठीक है, इसमें हिस्टोन भी होता है। हिस्टोन एक प्रोटीन है जो डीएनए को रैप या डीएनए को कंडेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है, इतना याद रखो अभी आप। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा, ठीक है। साइज ऑफ राइबोसोम इज 70s, हियर 80s। ओके, इट इज क्लियर। राइबोसोम हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब आता क्या क्या है इसमें? बैक्टीरिया एंड आर्च बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, ठीक है, ये याद रखना है। बैक्टीरिया एंड आर्च बैक्टीरिया तो याद ही रखना है, इट इज एन प्रोकैरियोट एंड इट इज एन यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, ठीक है। आर्च बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, और इसमें क्या आता है बाकी सब छोड़ के, बैक्टीरिया और आर्च बैक्टीरिया को छोड़ के सभी इसमें आता है। एल्गी, फंजे, प्रोटोजोन्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सब कुछ इसी में आता है यूकैरियोट्स में, ठीक है। अब हमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। आज हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, टोटल क्या क्या है बैक्टीरिया, सेल वॉल क्या है बैक्टीरिया का, अपेंडेज में क्या क्या आता है, बाउंड्रीज में क्या क्या आता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, राइबोसोम्स कैसे होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेस है ही, जब तक आपको ये बेस क्लियर नहीं है ना, आप आगे जाके बैक्टीरियोलॉजी नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। सो द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी, क्लियर, इट इज सिंपल। और मैंने भी बोला बैक्टीरियाज आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक, स्मॉल मतलब वी कांट सी देम विद द नेकेड आईज, ठीक है। एंड यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड। प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स, ठीक है, प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स, रिमेंबर दिस। मॉर्फोलॉजी क्या क्या है बैक्टीरिया की, ये रफली डायग्राम बनाए हैं, इतना ही नहीं होता है बैक्टीरिया में, ठीक है। सेल वॉल होता है, कैप्सूल होता है जो सराउंड करता है इसको, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, फ्लैजिलम, फिमरिया एंड राइबोसोम्स। ये हम आगे जाके एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने ये लिखा है। अब जब आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो जो मैं आगे पढ़ाऊंगा सभी स्ट्रक्चर, सभी कंपोनेंट्स, वो आप इसमें ऐड करना है इस डायग्राम में, ठीक है। सो सबसे पहले हम कवर करेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। आई होप ये दिख रहा होगा आपको, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म है क्या? साइटोप्लाज्म इज ए जेल लाइक मटेरियल विद इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जेल लाइक मटेरियल होता है दैट इज साइटोप्लाज्म। कंटेन स्ट्रक्चर्स, इसी में जो बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स या मेम्ब्रेन नॉन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इसी में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, सारे स्ट्रक्चर्स इसी में प्रेजेंट, सारे नहीं मतलब जो मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। फंक्शंस क्या है? मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन एंड ग्रोथ, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन एंड ग्रोथ, इतना ही काफ़ी है साइटोप्लाज्म के लिए। उसके बाद है न्यूक्लियोइड रीजन। न्यूक्लियोइड रीजन इज वो वाला रीजन जहाँ पर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? एसिमेट्रिकल डेंस रीजन होता है, एरिया होता है, एसिमेट्रिकल डेंस एरिया, कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। कैसा होता है? प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर लूजन होता है, ठीक है। सिंगल क्रोमोसोम विद सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सुपर कॉइल्ड एंड हेलिकल डीएनए, ये याद रखना है कैसा होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ये वाला सिंगल क्रोमोसोम होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड बट सर्कुलर, सुपर कॉइल्ड, कॉइल्ड होता है, डेंस नहीं होता है, ठीक है। कॉइल्ड होता है, डेंस नहीं होता है। कॉइल्ड तो होता है, डेंस तब होगा जब हिस्टोन होगा, इसके पास हिस्टोन नहीं होता है, ठीक है। सुपर कॉइल्ड एंड हेलिकल डीएनए, एक तो हेलिकल शेप में होता है, ठीक है। इसी को फिर सर्कुलर बनाओ, पहले कॉइल करो फिर सर्कुलर बनाओ, वो डीएनए होता है इसमें, ठीक है। और सिंगल क्रोमोसोम होता है, क्लियर। फंक्शन क्या है न्यूक्लियोइड रीजन का? ये जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, क्लियर।
प्लाज्मिड इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फाउंड इन द बैक्टीरिया। ये क्या होता है, एक टाइनी राउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, टाइनी राउंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इसके पास होता है, और इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। इट रेप्लिकेट्स ऑन हिज ओन, ठीक है, मतलब इसको चाहिए नहीं, इसको कोई कमांड नहीं चाहिए न्यूक्लियस से, इसको कोई कमांड नहीं चाहिए जेनेटिक मटेरियल से कि ठीक है ये कमांड है ऐसे ऐसे आप अब डिवाइड कर सकते हो, नहीं, ये अपने आप जब उसको लगता है कि मुझे डिवाइड होना है, ये डिवाइड होता है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट काम है कि ये जो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके खिलाफ एक सेल को रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। एनहांस सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है ना वो हम ये प्लाज्मिड जो है ना ये हम यूज़ करते हैं रिकम्बिनेंट जीन टेक्नोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एज ए वेक्टर काम करता है। ये यहाँ से गया, ये मतलब ये खुद भी एक ये होता है कि डीएनए होता है, ठीक है, मतलब जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट करता है, तो ये जाके किसी भी जेनेटिक मटेरियल के साथ मिल सकता है, ठीक है। अब कैसे एनहांस करता है वो हमें नहीं पढ़ना है इधर, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ रहे। ये सर्वाइबिलिटी चांसेस ऑफ बैक्टीरिया को एनहेंस करता है, इतना याद रखना है। एग्जाम्पल रेजिस्टेंस फ्रॉम एंटीबायोटिक, जब ये रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक से बढ़ाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ाएगा तो जो बैक्टीरिया के सर्वाइवल चांस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। इंक्लूजन्स अनदर स्ट्रक्चर फाउंड इन द इसमें बैक्टीरिया में, ये कहाँ पर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। पहले होता है सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद होता है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद बीच में जो जगह होती है ना वहाँ पर इंक्लूजन्स पाए जाते हैं, ठीक है। मे और मे नॉट हैव मेम्ब्रेन होगा भी नहीं भी होगा, ठीक है। एनर्जी रिजर्वायर, इतना ही याद रखना है इसमें। इट इज़ एनफ फॉर इंक्लूजन, ठीक है। साइटोस्केलेटन्स पता ही होगा आपको क्या है, साइटोस्केलेटन्स बोल रहा है, जैसे हमारे पास स्केलेटल सिस्टम होता है ना शेप देने के लिए, मूवमेंट करने के लिए या सपोर्ट देने के लिए, वैसे साइटोस्केलेटन होता है सेल में। ये प्रोटीन्स होते हैं जो डिफरेंट प्रोटीन से वेब जैसा बनाते हैं, ठीक है। वो किस में हेल्प करते हैं, साइटोप्लाज्म में फाउंड होते हैं। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ डिफरेंट प्रोटीन फिलामेंट जैसे प्रोटीन्स होते हैं। इट इज़ क्लियर। फंक्शन इज मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज, जो राइबोसोम्स को अब एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो साइटोप्लाज्म के थ्रू, वो जेली है, वो कैसे जाएगा उसमें, तो यही साइटोस्केलेटन्स इसको मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स देखा होगा आपने, स्पिंडल फाइबर्स कैसे वो मेटाफेस पे, वो काइनेटोकोर्स पे जुड़ जाता है फिर खींचता है, वो भी साइटोस्केलेटन में आता है, ठीक है। क्लियर दिस। राइबोसोम्स मैंने बोला ही आपको पहले 70s होता है, 70 इज द सम ऑफ 50 एंड 30, ठीक है। 50 30 इज 70s एंड S इज स्वीडनबर्ग्स कांस्टेंट। स्वीडनबर्ग्स कांस्टेंट होता है, ये सेडिमेंट्री रेट बेसिस पे होता है, बस आपको याद रखना है, आपको वो सब नहीं देखना है, ठीक है। फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स आर, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इट इज क्लियर, ये पता ही है सबको। देन वी हैव बाउंड्री, जो बाउंड्री, ये सब क्या था, बाउंड्री के अंदर क्या क्या है वो इस पेज पे है, ठीक है। अब बाउंड्री में क्या क्या है, ठीक है, बाउंड्री, ये बहुत कंसाइज नोट्स बनाए हैं मैंने। अब बाउंड्री में क्या क्या आता है, कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स। बाउंड्री में मेनली सेल वॉल आता है, ठीक है, सेल वॉल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्लियर, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल तो इसके बाद है, सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपको क्लियर है, बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये किसने दिया था, सिंजर और निकोलसन ने, ठीक है। ये क्लियर है ना आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है कि, अब जिसको नहीं क्लियर है वो सुनो। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये बताता क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन बना होता है वो बना होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से विद वेरिड कंपोनेंट्स एम्बेडेड इन इट, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कैसे होती है, ऐसे मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये है एक, ठीक है, जो नॉन पोलर टेल होती है वो अंदर की तरफ होती है और पोलर हेड बाहर की तरफ होता है। ये हेड है, ये टेल है, ये टेल है, ये हेड है, ठीक है। तो ये बाइलेयर बनाता है, ठीक है, ये बाइलेयर बनाते हैं, वहाँ से यहाँ से ऐसे बाइलेयर बनाते हैं ना, बाइलेयर। और इसी में बहुत सारे कंपाउंड, अब यहाँ पर हमें नहीं पढ़ना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो सेल में पढ़ना था, उधर पढ़ लिया। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, सॉरी सेल मेम्ब्रेन में। इसमें चैनल प्रोटीन्स होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, इंट्रिगल प्रोटीन्स होते हैं ना, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। ये देखो पेरिफेरल प्रोटीन्स बनाए इधर, चैनल प्रोटीन्स फॉर मूवमेंट, चैनल प्रोटीन्स क्या डायरेक्ट मूवमेंट करते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं एंड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। रेसिप्टार, सेल कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें में हेल्प करता है। प्रोटीन्स मेनली यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। अब इसने दिखाया भी है नीचे क्या क्या है इसमें,
ये थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन भी किया है इसमें। लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। लिपिड्स कौन कौन होता है? फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड का काम क्या है? बाइलेयर बनाता है, क्लियर है, ये मैंने बताया पहले। और सेमी, जो ये बाइलेयर बनती है ना, यही एक मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल बनाती है। सेमी परमिएबल मतलब कि दिस जो मेम्ब्रेन होगा, इट विल अलो ओनली दोज सबस्टांसेस इनसाइड द सेल जो सेल को रिक्वायर होंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? वाटर सॉल्युबल, प्रिवेंट्स वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल पास। ये जो पूरी ये है ना सेल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमेबल होती है। जो वाटर सॉल्युबल है ना, वो सेल में अंदर नहीं जरूरत है, तो ये प्रिवेंट करते हैं उसको पास होने से। ग्लाइकोलिपिड्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स 3 तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक, पेरिफेरल एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। इंट्रिंसिक क्या करते हैं? पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस, ठीक है, जैसे चैनल प्रोटीन्स हो गए, पेरिफेरल प्रोटीन्स हो गए, ये मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेशन में, मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। और ये ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं होता है ट्रांसपोर्ट, उसका मैकेनिज्म होता है कैल्शियम इनफ्लक्स, फिर प्रोटीन्स बाहर आते हैं, या जो रिकॉग्निशन होती है उसके बाद आते हैं अंदर, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन्स आर रिसेप्टार्स आते हैं, जब जो सेल पे रिसेप्टार्स होते हैं, दैट दोज आर पेरिफेरल प्रोटीन्स। और ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फॉर सेल टू सेल कम्युनिकेशन। क्लियर? दिस इज क्लियर। मुझे नहीं पढ़ाना था यहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ना पढ़ना है आपको, बस ये जिस दिया मैंने आपको थोड़ा बहुत, इससे थोड़ा क्लियर रहेगा आपको। सेल वॉल इसके बाद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद, लाइज जस्ट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेंटेन शेप एंड हेल्प इन ग्रो। जो सेल वॉल का मेन काम है, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड हेल्प द सेल टू ग्रो, ठीक है। रिप्रोडक्शन में मदद करता है। अब आप बोलोगे सेल वॉल कैसे है रिप्रोडक्शन में? ये तो बाहर का स्ट्रक्चर हो। सेल वॉल पे जो ये होते हैं फ्लैजिला, फिमरे, पिल्ले, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो सब चीज़ें जो होती है ना, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। सेल वॉल एक जरिया है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, ये तो क्लियर है, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन कैसे करेगा। एक्ट्स एज एन इम्पोर्टेंट, ये नोट जो है सफिशिएंट नोट्स है मेरे हिसाब से, इसके बाहर ही क्या ही आएगा। एक्ट्स एज इम्पोर्टेंट फैक्टर बाई ईदर प्रोटेक्टिंग बैक्टीरिया बाई डैमेज, बाई प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर अटैचमेंट टू दिस। इट्स सब, मैंने अभी बोला आपको, ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एक बैक्टीरिया का, या हम देखें प्रोटेक्शन के हिसाब से, या देखें अटैचमेंट एंड कोलोनाइजेशन या रिप्रोडक्शन के हिसाब से, ठीक है। प्रिवेंट ऑस्मोलाइसिस। ऑस्मोलाइसिस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप शॉर्ट में याद रखो। जब एक बैक्टीरिया किसी साल्टी कंडीशन में जाएगा, या किसी इम्बैलेंस्ड सोल्यूट सॉल्वेंट या किसी सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन में जाएगा जहाँ का वो मतलब इनसाइड द एनवायरनमेंट और आउटसाइड द एनवायरनमेंट बहुत ये होगा, ऑस्मोलैरिटी होगी, ठीक है। वहां पर जब जाएगा ना, तो वहां पर ऑस्मोलिसिस होगी, इसके ब्रेक डाउन होगा। तो सेल वॉल क्या प्रिवेंट करता है उस ब्रेक डाउन को, ठीक है। इतना याद रखो। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा, गूगल पे टाइप कर लेना ऑस्मोलिसिस होता है क्या, यू विल गेट इट। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, कंपोजिशन क्या है सेल वॉल की, ठीक है। अब सेल वॉल में क्या क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी में ग्राम स्टेनिंग सब कुछ ये होता है। फिर पेप्टाइडोग्लाइकन्स, कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स, ठीक है, पीजी, पेप्टाइडोग्लाइकन्स। पेप्टाइडोग्लाइकन्स 2 तरह की होती है। ग्लाइकन 2 तरह की नहीं, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लाइकन पोर्शन एंड टेट्रापेप्टाइड, ठीक है। टेट्रापेप्टाइड पोर्शन, टाइडोग्लाइकन, ग्लाइकन पोर्शन एंड पेप्टाइड या टेट्रापेप्टाइड पोर्शन। ग्लाइकन पोर्शन में नामनाग आता है, ये आपको 12th में ही क्लियर था। नामनाग, एन-एसिटाइल ग्लूसामीन एंड एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है, नामनाग। एंड टेट्रापेप्टाइड में क्या क्या आता है, इसमें 4 एमिनो एसिड्स है, मेजर 4 एमिनो एसिड्स। क्या क्या है? एलानिन 2 बार है, एल और डी वाला, ठीक है। एलानिन 2 बार है, लेकिन एल एंड डी ये कॉन्फ़िगरेशन होती है, एल एंड डी, ठीक है। उसके बाद ग्लूटामीन, और जो पॉजिटिव वाला है, ये देखो, एल एलानिन, डी ग्लूटामीन, हो गया ये 2 क्लियर। उसके बाद जो पॉजिटिव वाला बैक्टीरिया होगा ना, ग्राम पॉजिटिव, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ग्राम पॉजिटिव वाला जो बैक्टीरिया होगा, उसके पास जो एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा, दैट इज लाइसिन। क्या है? लाइसिन। एंड जो ग्राम नेगेटिव वाला, आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखो, 4 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, एलानिन, ग्लूटामीन, एलानिन। एलानिन 2 तरह का, डी एंड एल वाला, और जो ग्राम नेगेटिव वाला है, लाइसिन एंड डीएपी। डीएपी नेगेटिव में, लाइसिन पॉजिटिव में, ठीक है, क्लियर। अब इसी सेल वॉल कंपोजिशन क्या है, इसी पे 2 तरह के बैक्टीरियाज होते हैं हमारे पास, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव में क्या है? ग्राम पॉजिटिव में सिंपली जो पेप्टाइडोग्लाइकन्स होते हैं ना, वो लार्ज अमाउंट में होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन्स, ये देखो, पेप्टाइडोग्लाइकन्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इसमें होता है,
कंसंट्रेशन में होता है सेल वॉल में, 40 to 90% पेप्टाइडोग्लाइकन ही होता है, ठीक है। और इसमें कुछ और चीज़ें भी होती है, 90% तो हो गया पेप्टाइडोग्लाइकन। उसके बाद क्या होता है इसमें, इसके बाद उसमें एसिड शुगर्स होते हैं, ठीक है। एसिड शुगर जैसे थियोकोइक एसिड एंड लिपोथिकोइक एसिड, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब जो भी होगा प्रोनाउंसिएशन खुद कर लेना, ठीक है। ये दो मेन होते हैं इसमें, आफ्टर पेप्टाइडोग्लाइकन इज 40 to 90%। उसके बाद इसके पास शुगर्स होते हैं। उसके बाद जब हम इसको ग्राम स्टेनिंग में डालते हैं तो इसका जो सेल वॉल हो ना, वो टेक करता है कौन, क्रिस्टल वायलेट डाई, वो एब्जॉर्व करता है ड्राई को। हम पॉजिटिव वाला पड़ता है, पॉजिटिव 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 एब्जॉर्व करता है, ठीक है। एब्जॉर्व करता है डाई को और पर्पल कलर शो करता है, ठीक है। पर्पल कलर शो करता है, ठीक है। पर्पल कलर शो करता है, क्लियर। क्रिस्टल वायलेट डाई जब हम ग्राम स्टेनिंग में देते हैं तो ये एब्जॉर्व करता है पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये एब्जॉर्व करता है सब कुछ, ठीक है। आने दो आने दो आने दो, एब्जॉर्व किया एंड देन इट विल शो पर्पल कलर एज ए रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद ग्राम नेगेटिव दूसरा है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। और जो ग्राम नेगेटिव है, दीज बैक्टीरियाज आर मोर कम्प्लेक्स देन ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ये मोर कम्प्लेक्स बैक्टीरियाज होते हैं। इसमें क्या होता है, कंटेन्स लिपोप्रोटीन लिपोपॉलीसेकेराइड्स, कॉमा है यहाँ पर। एक तो लिपोप्रोटीन्स होते हैं इनमें और लिपोपॉलीसेकेराइड इन सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो होती है, सेल वॉल में भी होते हैं। और ये रिच होता है एक प्रोटीन में, जैसे पोरिन, ठीक है। पोरिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डिफरेंस मुझे लगता है कि ये मेजर डिफरेंसेस है, ये याद रखनी है। जब इनको हम क्रिस्टल वाले ये देते हैं ना, डाई देते हैं, तो ये ऑब्जर्व नहीं करते, देते हैं, ये बोलते हैं कि जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, तो ये नहीं करते। दे लूज क्रिस्टल वाले डाई ड्यूरिंग डीकलराइजेशन स्टेज। जब हम डीकलराइजेशन, ये अब आगे जाके समझ आएगा, अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट है ग्राम स्टेनिंग का तो आ गया होगा समझ। दे लूज क्रिस्टल वाले डाई ऑन जब हम अल्कोहल ऐड करते हैं ना किसी भी स्टेन के डीकलराइज करने के टाइम, तो ये लूज करते हैं डाई को, ठीक है। ये सेल वॉल एब्जॉर्व नहीं करते, ये लूज करता है और पिंक कलर दिखाता है। तब क्या दिखाता है, पिंक कलर, ठीक है। अब एक और बैक्टीरिया है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं एसिड फास्ट बैसिलाई। उसका जो सेल वॉल होता है वो यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक क्यों होता है, क्योंकि उसमें लार्ज नंबर ऑफ माइकोलिक एसिड प्रेजेंट, उसके जो ये हो ना, वो माइकोलिक एसिड के कंसंट्रेशन उसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। रेजिस्ट डीकलराइजेशन, उसमें डीकलराइजेशन होती नहीं है, वो रेजिस्ट करता है अल्कोहल को। जब हम अल्कोहल गिराते हैं तो वो रेजिस्ट करता है उसको, ऑफ एसिड अल्कोहल एंड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब वही जब हम एसिड को ऐड करते हैं तो वो रेजिस्ट करता है। ये एक प्लस पॉइंट है, ये याद रखना। इसके बाद हमारे पास, हमने सब कुछ पढ़ा, इसके सेल वॉल हो गया, मैंने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बताया, वो उतना काफ़ी है डिफरेंस के लिए। अब एक्सटर्नल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसके सेल वॉल के बाहर, क्या होता है। अब ग्लाइकोकैलिक्स, जेल विस्कस शुगरी कवरिंग आउटसाइड द सेल वॉल। एक विस्कस ये होती है, शुगरी कवरिंग होती है आउटसाइड द सेल वॉल के बाहर। इसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो कैप्सूल हो सकता है या तो स्लाइम हो सकता है। कैप्सूल कब बोलेंगे हम बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल है। कब बोलेंगे हम कैप्सूल है, जब ग्लाइकोकैलिक्स लेयर बहुत ज़्यादा लार्ज रिजिड एंड टाइटली एडहेरिंग होगी, ठीक है। जब ग्लाइकोकैलिक्स लेयर लार्ज रिजिड एंड टाइटली एडहेरिंग होगी, टाइटली पैक्ड होगी, लार्ज होगी और रिजिड होगी। लार्ज मतलब मल्टीपल लेयर का बना होगा, बहुत मोटी होगी, ठीक है, और रिजिड होगी, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है इट इज कैप्सूल ग्लाइकोकैलिक्स। स्लाइम कब बोलेंगे, व्हेन ग्लाइकोकैलिक्स लेयर इज लूजन अटैच्ड टू द सेल वॉल, थोड़ा लूज है ये, इसमें टाइट, कैप्सूल टाइट होता है, स्लाइम लग ही रहा है ना, थोड़ा लूज होगा, ठीक है, लूज है। रोल क्या है इन दोनों का, मतलब ग्लाइकोकैलिक्स का, अटैचमेंट एंड कैन ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स। एक तो अटैचमेंट, और ये जो बैक्टीरिया पे प्रेजेंट होता है ना, ये इम्यून रिस्पॉन्स किसका ट्रिगर कर सकता है, होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स ये ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। इतना ही है। अपेंडेज क्या है इसके ऊपर, स्लाइम लेयर ग्लाइकोकैलिक्स के, अब उसके ऊपर क्या है, ठीक है। हमने पढ़ा पहले न्यूक्लियस, उसके बाद साइटोप्लाज्म, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं हम ग्लाइकोकैलिक्स। अब हम ग्लाइकोकैलिक्स में अपेंडेज देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। अपेंडेज, अब अपेंडेज क्या है, पहला फ्लैजिला। फ्लैजिला एक ऑर्गन होता है ऑफ मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, ठीक है। फ्लैजिला इज एन ऑर्गन दैट इज इन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया फॉर मोटिलिटी, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या क्या, तीन पार्ट्स है फ्लैजिला में। एक तो बेसल बॉडी है, ये देखो ये बेसल बॉडी, उसके बाद हुक,
हुक, उसके बाद फिलामेंट, ये फिलामेंट होता है इसमें, ठीक है। क्लियर, आई गेस क्लियर है, आपको पता है फ्लैजिला क्या होता है। देखो ये बेसल बॉडी, ये हुक और फ्लैजिला, ये ना फिलामेंट, ये होता है, ये ग्लाइकोकैलिक्स पहले फिर सेल वॉल, ठीक है। क्लियर, बेसल बॉडी, हुक एंड फ्लैजिला। बेसल बॉडी सबसे पहला बेसल बॉडी है, मिडल जो ज्वाइन करता है फिलामेंट और बेसल बॉडी को, डेट इज हुक, एंड देन फिलामेंट लास्ट पार्ट वर्क्स एट रोटेटिंग प्रोपेलर। जो ये है ना, ये फिलामेंट ऑफ फ्लैजिला, वो हेल्प करता है रोटेशन में, और उस रोटेशन की वजह से मूवमेंट होगी आगे जगह। मैं आपको आगे जगह दिखाता हूँ। जो बेसल बॉडी है, इसका काम क्या है, अटैचमेंट, अटैच होना टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो ये है ना, ये बेसल बॉडी, इट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर रिंग्स, ठीक है। ये सर्कुलर रिंग्स ऐसे ऐसे बना होता है, सर्कुलर रिंग्स, ये बेसल बॉडी बनती है, ठीक है। बन गई ना बेसल बॉडी, ऐसी बनती है बेसल बॉडी। ग्राम पॉजिटिव में 2 रिंग्स होती है, इंपॉर्टेंट, एक और डिफरेंस आप ऐड कर सकते हो उधर। और ग्राम नेगेटिव में 4 बेसल रिंग्स होती है, ठीक है, 4 बेसल रिंग्स होती है। क्लियर, दिस इज क्लियर। अब टाइप्स, फ्लैजिला के बेसिस पे टाइप्स हम बोलते हैं बैक्टीरिया के। एट्राइकस, जब कोई फ्लैजिला होगा ही नहीं। मोनोट्राइकस, जब एक फ्लैजिला होगा एक साइड पे। लिपोट्राइकस, लिफोट्राइकस, दैट इज जब 2 फ्लैजिला होंगे प्रेजेंट। एम्फीट्राइकस, व्हेन देयर इज मल्टीपल फ्लैजिला इन द वन साइड ऑफ द बैक्टीरिया। पेरिट्राइकस, व्हेन देयर इज मल्टीपल फ्लैजिला ऑल अराउंड। पेरिटाइक्स की एग्जांपल है साल्मोनेला टाइफाई, ठीक है। क्लियर। अब और एक अपेंडेज होता है, अपेंडेज की हेडिंग में ये आता है फ्लैजिला, और दूसरा अपेंडेज इज फिमरे एंड पिलाई, ठीक है। फिमरे बोथ हेयर लाइक होते हैं, पिलाई एल 2 बार आ रहा है, तो ये क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गर होता है एंड फिवर इन नंबर। जो बड़ा है वो कम है नंबर में, ठीक है। पिलाई इज लॉन्गर, पिलाई एल आते हैं 2 बार, तो पिलाई इज लॉन्गर एंड फिवर इन नंबर, बहुत कम होते हैं नंबर में। रोल क्या है, बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन। बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन हम आगे बढ़ेंगे। होता क्या है, 2 बैक्टीरियाज आगे मिल गए, और इसने अपना डीएनए इसको दिया, इसने अपना डीएनए इसको दिया, तो कॉन्जुगेशन हो गई, ठीक है। ऐसे ही होता है कॉन्जुगेशन में। रिप्रोडक्शन में ऐसे होता है, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए, वेरिएशंस के लिए ऐसे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द बैक्टीरिया, ठीक है। और फिमरे क्या है, फिमरे शॉर्ट है, अगर पिले लॉन्गर है, फिमरे शॉर्ट है और ज़्यादा होगा नंबर में। रोल क्या है, अटैचमेंट टू द सरफेस फॉर कॉलोनाइजेशन। सरफेस पे, होस्ट की सरफेस पे रुकेगा, वहां पर कॉलोनाइजेशन ग्रुप्स बनाएगा, ठीक है। इजी, क्लियर। इसके बाद वायरस है हमारे पास। वायरस, स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। पहला वायरस जो है डिस्कवर हुआ था, जो 1892 में डिस्कवर हुआ था, वो इवानोविस्की ने डिस्कवर किया था इन 1892। कैरेक्टर हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है वायरस के बारे में। हीरो ऑफ द चैप्टर और हीरो ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी इज बैक्टीरिया, ये याद रखना। लैक, रुको एक मिनट, लैक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मैंने पहले बोला था आपको, इट इज़ एन एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एग्जिस्ट लाइक नॉन लिविंग infectious particle in the environment, ठीक है। नॉन लिविंग बट infectious particle in the environment, sometimes referred as living chemicals, हम इनको लिविंग केमिकल्स भी बोलते हैं कभी कभी। ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स, व्हाट आर दे, कांट रेप्लिकेट आउटसाइड होस्ट। जब तक इनके पास होस्ट, जब होस्ट में एंटर करते हैं ना, तब ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं कर सकते, इसलिए इनको बोलते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स, ठीक है। एसेलुलर होता है, क्लियर है, मैंने बताया आपको पहले। नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कंसिडर किए जाते हैं, दे आर नॉन लिविंग। कंटेन डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ, या तो डीएनए होगा वायरस में या तो आरएनए होगा वायरस में, कभी 2 नहीं होंगे। सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, वायरस के सराउंडिंग में, जैसे मेरे जैकेट है, तो वायरस के भी सराउंडिंग में एक जैकेट जैसा होता है, प्रोटीन होता है, उसको हम कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है, कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है, कैप्सिड। समटाइम्स विद लिपिड एनवेलप लाइक राइबोसोम एंड मेटाबॉलिज्म, कभी कभी कैप्सिड के ऊपर लिपिड एनवेलप भी होता है, और इसमें राइबोसोम्स और समटाइम्स विद लिपिड एनवेलप लाइक राइबोसोम एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। समटाइम्स विद लिपिड एनवेलप लाइक राइबोसोम्स एंड मेटाबॉलिज्म, मतलब कभी कभी इसमें लिपिड एनवेलप भी होता है प्रेजेंट, जो जिसमें लिपिड एनवेलप भी होता है प्रेजेंट, जो लैग करता है राइबोसोम एंड मेटाबॉलिज्म नहीं होता।
वायरस की मॉर्फोलॉजी क्या है? साइज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, 20 नैनोमीटर टू 50 नैनोमीटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 20 नैनोमीटर टू 50, और उसका क्या था 1 to 10 है, 10 to 100, बट माइक्रोमीटर इसमें क्या है नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर, सॉरी मैंने माइक्रोमीटर बोला शायद इससे पहले। स्ट्रक्चर इज, दो तरह के वेक्टर वायरसेस हो सकते हैं आप, ठीक है, वही मैंने बोला लिपिड वाली वही है ये। पहले तो ये एन जैसा में बनाया है, इट इज़ न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड होता है अंदर। देन इट इज़ सराउंडेड विद कैप्सिड, कैप्सिड देख सकते हो आप, ठीक है, कैप्सिड प्रोटीन्स का बना होता है, कैप्सोमियर्स का बना होता है, ठीक है। सेम इसमें भी होता है, ये देखो ये दिख रहा है, मैं हाईलाइटर यूज़ करता हूँ, एन, हाँ उसके बाद कैप्सिड हो गया, ये बन गया नेकेड वायरस, इसको हम नेकेड वायरस बोलते हैं, इसको हम एनवलप्ड वायरस बोलते हैं, नेकेड वायरस। और नेकेड वायरस के बाहर क्या होता है? एनवलप होता है, ठीक है, वो एनवलप लिपिड एनवलप होता है, लिपिड एनवलप होता है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बताया ये लिपिड एनवलप होता है। उसी लिपिड एनवलप के ऊपर स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक्स, ठीक है, स्पाइक्स, ठीक है, ये कोरोना वायरस जैसा नहीं था वैसा ही दिख रहा है ये, ठीक है, स्पाइक्स होते हैं ऊपर लिपिड एनवलप के भी ऊपर, और एनवलप होता है। तो वायरस दो किस्म के हो सकते हैं, या तो नेकेड या तो एनवलप्ड। नेकेड में क्या होता है? सिर्फ कैप्सिड ही प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अराउंड, न्यूक्लिक एसिड के अराउंड। इसमें क्या है? न्यूक्लिक एसिड के अराउंड कैप्सिड है, कैप्सिड के अराउंड एनवलप है, लिपिड एनवलप, उसके ऊपर स्पाइक्स है, ठीक है, क्लियर। क्लास बड़ी जा रही है ऑलरेडी, हाँ आधे घंटे की होगी, बस ये वायरस करेंगे, उसके बाद बाकी का वायरस फंजे कल करेंगे, ठीक है। जनरल स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स, जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें, मैंने भी बोला इसमें या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, ठीक है। ओनली सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इधर आरएनए इधर डीएनए, और आरएनए नेवर बोथ, ठीक है, कभी दो नहीं हो सकता है, या तो अब डीएनए या तो सिंगल स्ट्रैंड होगा या तो डबल स्ट्रैंड होगा, आरएनए या तो सिंगल स्ट्रैंड होगा या तो डबल स्ट्रैंड। यहाँ पर मैंने लिखा है इधर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जैसे पोरो वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक मिनट, नहीं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फॉर स्मॉल पॉक्स, सॉरी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्मॉल पॉक्स, single stranded DNA is porovirus, double stranded RNA is coronavirus, and single stranded RNA is hepatitis A। कभी किसी में RNA या DNA कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है और डबल स्ट्रैंडेड RNA है, नहीं, RNA भी दो नहीं हो सकते, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड या तो डबल स्ट्रैंडेड, या तो DNA या तो RNA, ठीक है। ये तो पता है, ये जो होता है न्यूक्लिक मेम्ब्रेन, ये तो ये न्यूक्लियर कंटेंट, ये तो रेप्लिकेशन के लिए होता है। कैप्सिड मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स, प्रोटीन सब यूनिट्स, कैप्सोमियर्स का बनना होता है ऐसे 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 गोल 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 गोल, बन गया कैप्सिड, ठीक है। लिपिड एनवलप जो कैप्सिड के ऊपर होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द एनवलप वायरस, एनवलप वायरस के नेकेड वायरस में नहीं होता है, एनवलप वायरस में प्रेजेंट होता है, मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्ब्स, ठीक है। एग्जाम्पल HIV एंड इन्फ्लुएंजा, क्लियर इट। स्पाइक्स प्रेजेंट द एनवलप वायरस ऑन एनवलप, मतलब ये क्या है, काम क्या है इनका? अटैचमेंट एंड एंट्री ऑफ होस्ट सेल, ये अटैचमेंट करेंगे उसके बाद एंटर करेंगे अंदर। ये जो है ना स्पाइक्स, स्पाइक्स में आप H1N1 कहीं पर सुना होगा, H1N1 स्पाइक्स है इसके पास, H1N1 हुक्स है इसके पास, ठीक है, हुक्स ये अटैच करेंगे उसके बाद इन्वेड करेंगे, ठीक है, इन्हीं स्पाइक्स के थ्रू, तलवार जैसी होती है इनके पास, ठीक है। अब जो शेप है, शेप के बेसिस पे, बेस्ड ऑन कैप्सिड स्ट्रक्चर डिटरमाइंस वायरस शेप, ठीक है। कैप्सिड है तो ये है, कैप्सिड है तो नेकेड, कैप्सिड के ऊपर एनवलप है तो क्या बोलते हैं उसको, एनवलप्ड। और अब कैप्सिड की शेप कैसी है? कैप्सिड टेट्राहेड्रल, पेंटागोनल, वो सब हो सकता है, उसकी बेसिस पे हमें टाइप से, 4 टाइप से क्या क्या है, पॉलीहेड्रल, जब हेड्रल शेप होगी ऐसे, ठीक है। ये क्या बन गया? 1 2 3 4 5 6 पेंटा हेक्सागन, हाँ हेक्सागन शेप्ड, हेक्सागन शेप्ड इज पॉलीहेड्रल, ठीक है, पॉलीहेड्रल। एग्जांपल इज एडिनो वायरस, इंपॉर्टेंट है याद रखना। स्फेरिकल, गोल होता है वायरस, ये कैप्सिड होता है गोल, कैप्सिड वायरस नहीं, मतलब वायरस भी गोल ही होगा फिर, कैप्सिड ये होता है स्फेरिकल। एग्जांपल इज इन्फ्लुएंजा। कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियोफाज, कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें ये भी है, हेड्रल पार्ट भी है, इसमें स्फेरिकल पार्ट भी है, इसमें सिलेंड्रिकल पार्ट भी है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, इसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम बैक्टीरियोफाज, एक एग्जांपल है इसकी। कैप्सिड ए वाली में भी, यहाँ पर भी कैप्सिड होगा ना, यहाँ पर भी सराउंडिंग में कैप्सिड होगा ना, तो यही है। हेलिकल इज जब हेलिकल होगा, मतलब ऐसे, कैप्सिड इज हेलिकल, हेलिकल हेलिकल। इसके बाद एनवलप है या नहीं है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन कैप्सिड
हेलिकल है, ठीक है। हेलिकल कैप्सिड इज TMV, टोबैक मोजाइक वायरस, ठीक है। आई गेस आज का समझ आ गया होगा। कितने पेज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पेज पढ़े हमने आज, तो बहुत है ये 8 पेज। अगर आपको ये 8 पेज समझ आए, इसके बाद हमें फंजाई पढ़ना है, उसके बाद फिर आर्ची बैक्टीरिया, एल्गी आर्ची बैक्टीरिया, फिर हम साइज एंड फॉर्म्स दूसरे टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि फंजाई और ये, हाँ फंजाई पढ़ेंगे, फंजाई ये तो खत्म ही करेंगे। फंजाई स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज, फंजाई बोलता हूँ मैं, फंगाई है मुझे नहीं पता है क्या है, वो डिसाइड कर लेना खुद। स्टडी ऑफ फंजाई इज माइकोलॉजी एंड माइकोसिस इज इन्फेक्शन बाय फंजाई। जो इन्फेक्शन होता है ना, दैट इज माइकोसिस, एंड स्टडी ऑफ फंजाई इज माइकोलॉजी, ठीक है। ये यूकैरियोट्स होता है एंड डिवाइड सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, डिवाइड बोथ मोड से, सेक्सुअली भी एसेक्सुअली भी, बट दे आर यूकैरियोट्स, ठीक है। मॉर्फोलॉजी इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल शेप स्ट्रक्चर। तीन तरह के फंजाई होते हैं, यीस्ट, मोल्ड्स एंड डाइमॉर्फिक फंजाई। डाइमॉर्फिक इज इंपॉर्टेंट वन। यीस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। यूकैरियोट तो है ही सारी, यूनिसेलुलर होता है, और रिप्रोडक्शन की बेसिस पे ही ये क्लासिफाई होती है, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चर। बडिंग एंड फिशन से रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है? कैंडिडा। कैंडिडा इज इंपॉर्टेंट फंजे, बट यीस्ट कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? कैंडिडा में सेल वॉल होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन। हम मैंने बोला ना पहले ही, हमें बैक्टीरिया पढ़ना है अच्छे से। इसमें हम ऐसे डायग्राम देखेंगे ऊपर से, लिपिड ग्रैन्यूल्स, वैक्यूल्स, बड स्कार ये होता है, जहाँ से फिर ये जो सेल वॉल, जहाँ से कॉन्जुगेशन होगी, फिर ये बडिंग फिशन या बड वहीं से आता है बाहर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद मोल्ड है हमारे पास, फिलामेंटस। ईच फिलामेंटस देखो ये है ना, एक फिलामेंट, 2 3 हो गया ना, एक फिलामेंटस होता है ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ये फिलामेंटस है, ठीक है। ये ना फिलामेंटस मोल्ड, ठीक है। फिलामेंटस मोल्ड, ईच फिलामेंट, इसको हम, एक फिलामेंट है ना, इसको हम हाइफे बोलेंगे। हाइफे, जब हाइफे मिलेंगे ना आपस में, ये देखो ये गुच्छा जैसा बना ना, दीज हाइफे, क्लस्टर ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम, ठीक है। इनको हम माइसीलियम बोलेंगे, माइसीलियम। और यही माइसीलियम इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द मोल्ड, ठीक है। ये इसी से रिप्रोडक्शन होगी मोल्ड की, मतलब यही मिलके फिर ये रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। हाइफे मोल्ड, फिलामेंटस मोल्ड, हाइफे मिल गए, माइसीलियम, ठीक है। क्लियर। उसके बाद डाइमॉर्फिक फंजाई क्या है? एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ बोथ मोल्ड एंड यीस्ट। ये यीस्ट भी होता है, मोल्ड भी होता है, दोनों फॉर्म्स में होता है, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, मतलब टेम्परेचर अगर इतना है तो मैं मोल्ड बनूंगा, टेम्परेचर अगर इतना है तो मैं यीस्ट बनूंगा, यही। अब मोल्ड कब बनूंगा मैं? जब 25 to 30 डिग्री सेल्सियस होगा और मैं सॉइल में प्रेजेंट हूँ, ठीक है। यीस्ट कब बनूंगा मैं? जब 35 to 37 डिग्री बनेगा, टेम्परेचर होगा, लेकिन मैं होस्ट में होना चाहिए, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? ब्लास्टोमाइसिस डर्माटाइटिस, ठीक है। ये थी फंजाई की क्लासिफिकेशन। मुझे लगता है इसके बाहर क्या ही आएगा। आप अगर क्लासिफिकेशन आई भी इसके बाद तो कितना ही लिखोगे आप इसमें, दिस इज एनफ। उसके बाद एल्गी इज एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है। या तो यूनिसेलुलर हो सकती है या तो मल्टीसेलुलर हो सकती है, बट एक्वाटिक। डू फोटोसिंथेसिस, एल्गी अपनी फोटोसिंथेसिस दिखाती है, क्योंकि इसके पास पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते थे? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसमें, उसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करती है। दिस इज यूकैरियोट। अब इसके बाद जो भी पढ़ेंगे ना बैक्टीरिया के बाद, वो यूकैरियोटिक है। ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी और C4। इनको C4 प्लांट्स हमने पढ़ा था एक बार 12th में, अगर याद होगा आपको, तो इनको C4 ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। C4 साइकिल, C3 साइकिल उसी रिलेटेड है, ठीक है। C4 ऑर्गेनिजम्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। मॉर्फोलॉजी सिंपल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट होता है इनमें, ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट इज इंपॉर्टेंट इन दिस। न्यूक्लियस होता है, ठीक है। कैन बी स्फेरिकल, ओवल, रॉड और स्पिंडल शेप्ड। इसके बाहर हमने पढ़ना नहीं है इसमें, ठीक है, इतना काफ़ी है। अब आर्ची बैक्टीरिया, मैंने आपको बोला कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, ऑल्सो नोन एज आर्ची, आर के जो भी बोलना है। मॉर्फोलॉजी क्या है? प्रोकैरियोट्स, ये भी बैक्टीरिया से आती आता है। प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर बैक्टीरिया सच एज माइक्रोब्स दैट लाइक पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन्स। सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था। ग्राम पॉजिटिव में 40 to 90% होता था, ग्राम नेगेटिव में बहुत कम होता था। तो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन होता ही नहीं है, ठीक है, इन देयर सेल वॉल, ठीक है।
4 टाइप्स के आर्ची बैक्टीरिया। मिथेनोजेंस जो एक्सट्रीम गैस कंडीशंस में होते हैं, हेलोफिल्स, थर्मोफिल्स, हेलोफिल जो साल्टी कंडीशंस में होते हैं, ठीक है, एंड थर्मोफिल जो एक्सट्रीम टेम्परेचर के पे होते हैं, और साइक्रोफिल्स जो कोल्ड टेम्परेचर्स में होते हैं। एबिलिटी थ्राइव एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, मतलब इनके पास एक एबिलिटी होती है जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम मियोजाइम्स, इनमें एक एंजाइम होता है, क्या होता है, एक्सट्रीम मियोजाइम्स। थर्मोस्टेबल प्रोटीन्स, डीएनए रिपेयर जल्दी होता है। तो ये सब ये फैक्टर्स है क्यों होते हैं, मतलब एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में क्यों रहेंगे। एक तो इनमें एक एंजाइम होता है एक्सट्रीम मियोजाइम्स, और ये थर्मोस्टेबल प्रोटीन्स, इनमें जो इनमें प्रोटीन्स होते हैं दोज आर थर्मोस्टेबल। और तीसरा है कि डीएनए रिपेयर जो है ना वो जल्दी हो जाता है, ठीक है। सेम एज बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर सेम एज बैक्टीरिया, बट पेप्टाइडोग्लाइकन्स नहीं होते इन सेल वॉल, ठीक है। साइज एंड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया कल पढ़ेंगे। आज के लिए आई गेस इतना काफ़ी है, बहुत हो गया, आज 8-9 पेजेस हो गए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हम मिलते हैं किसी अगले क्लास में। और नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, उसको ज्वाइन कीजिए, नोट्स आपको वही मिलेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। मीनवाइल आप साथ साथ बना लीजिए नोट्स, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा पीडीएफ है तो ऐसे नहीं कर सकता हूँ पहले ही शेयर। आप ये बना दीजिए, और ये इनकम्प्लीट भी अभी कंप्लीट नहीं हुए, आप साथ साथ में नोट्स बना दीजिए। और नोट्स बनाते बनाते और क्या, और कुछ नहीं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।